नमस्कार। सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि मोहाली का मुजरिम कौन है। जिस तरीके से एक हादसा हुआ है पंजाब के मोहाली में, वो ख़तरनाक भी है, चिंताजनक भी है, और पता लगाना कि किसने किया वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए आपको बताएं कि हुआ क्या। तो 9 मई को शाम 7:45 पर इंटेलिजेंस दफ्तर में एक धमाका हुआ। इमारत पर 80 मीटर की दूरी से एक ग्रेनेड दाग दिया गया। आप सोचिए, इंटेलिजेंस का दफ्तर है जिस पर ग्रेनेड दाग दिया। तीसरी मंजिल के खिड़की दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए। धमाके के वक्त दफ्तर में कुछ पुलिस वाले थे। ग्रेनेड धमाके में कोई शख्स हताहत नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से ये अटैक हुआ है, आप सोच सकते हैं कि अगर ये उस समय हुआ होता जब बिल्डिंग भरी होती, या कहीं और हुआ होता, या इसकी तीव्रता ज्यादा होती, तो क्या होता। वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे। धमाके के वक्त 2 संदिग्ध के वाहन में दिखे हैं, ऐसा सूत्रों ने बताया है। सूत्र ये भी कहते हैं कि इन्हीं दोनों पर ग्रेनेड दागने का शक भी है। जांच में जुटी हुई है पुलिस और फोरेंसिक टीम। अब आज 10 मई को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री की बैठक में कुछ आला अधिकारी मौजूद थे। भगवंत मान का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद यह भी बोला गया कि हमले के पीछे कौन, अब तक औपचारिक बयान इस पर नहीं आया है। अब आइए आपको बताते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के सोर्सेज मोहाली अटैक पर क्या कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि यह हमला बड़ी साजिश भी हो सकती है। खुफिया एजेंसी के सूत्र ये बताते हैं कि मोहाली इंटेलिजेंस दफ्तर हमले की एनआईए जांच होनी चाहिए। जल्द एफआईआर कर सकती है एनआईए। खालिस्तानी आतंकी संगठन पर शक है। खालिस्तान की मौजूदगी दर्ज कराने की साजिश का भी एक हिस्सा हो सकता है। धर्मशाला करनाल की घटना से जुड़े हो सकते हैं इसके तार। आईबी इनपुट पर करनाल से 4 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुए थे। तो ये गतिविधि पंजाब और उसके आसपास चल रही है, तो उससे अलग हट करके नहीं देखा गया है। जो जांच एजेंसियां हैं वो इसको जोड़ करके भी देख रही हैं कि कहीं कोई तार जुड़े तो नहीं है। धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे इसी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। अब भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा कि शाम तक खुलासा होने की उम्मीद, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कुछ लोग हिरासत में हैं और पूछताछ जारी है। अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है इस मुद्दे पर। उन्होंने कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मोहाली ब्लास्ट कायराना हरकत है। कुछ लोग पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। इनके मंसूबे पूरे नहीं होने देगी पंजाब की सरकार। मिलकर हर हाल में पंजाब में शांति बनाए रखेंगे। अब आपको बताते हैं डीजीपी वीके भावरा, जो डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के, उन्होंने क्या कहा। उनका कहना है कि हमें कई सुराग मिले हैं, जल्द केस को सुलझा लिया जाएगा। धमाके के वक्त वहां पर कोई नहीं था और धमाके में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये इतनी बात है, ये पूरा मसला है जो कि हमने सोचा आपको पूरा बता दें। और जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि मोहाली का मुजरिम कौन है और पंजाब में कौन फैला रहा है ये दहशत का माहौल। क्या इसके तार जो खालिस्तानी हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है और झंडा और पोस्टर लगा दिया था, क्या उससे जोड़ करके देखे जाने चाहिए। पंजाब पर किसकी है नापाक नजर, यह है हमारा सवाल। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। इकरम संधू, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पंजाब के। परविंदर सिंह सेठी, चीफ स्पोक्सपर्सन है शिरोमणि अकाली दल के। मंजीत राय, जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के पंजाब इकाई के। शशिकांत जी, आप पूर्व डीजीपी हैं पंजाब के, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मलविंदर सिंह कांग, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी पंजाब के। तो कांग साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से राज्य की जिम्मेदारी होती है। राज्य की पुलिस का ये कहना है कि हम जल्दी से सुराग ढूंढ लेंगे, लेकिन क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि इंटेलिजेंस के दफ्तर पर ही इस तरीके की अटैक हो गया और इस बात की इंटेलिजेंस नहीं थी। देखिए संकेत जी, ये पंजाब के इतिहास में पहली बार हुआ है भी जो ट्रेडिशनल पार्टी यहां राज करती रही है, उनके अलावा एक तीसरी पार्टी को पंजाब के लोगों ने मौका दिया है।
और पिछले 50 दिन में सरकार ने जिस तरीके से जो ऑर्गेनाइज क्राइम है और जो ड्रग लॉर्ड हैं, ड्रग डीलर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की, जो सख्ती से कार्रवाई करने की शुरुआत की है, और जिस तरीके से पंजाब में पिछले कई सालों से सरकार की जमीनें लोगों ने दबा रखी थी, एक माफिया ने उसको छुड़वाई, तो ऐसा लग रहा है जिस तरीके से सरकार ने इन एंटी सोशल जो लोग हैं इनके खिलाफ सख्ती से काम शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो इंटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए, और जिन लोगों की राजनीतिक, मेरा एक सवाल है यहाँ पर, मेरा एक सवाल है, आपने जो बोला है उससे ऐसा लगता है कि आप उन राजनीतिक दलों के खिलाफ बोल रहे हैं, आप उन वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, जो आपका ये कहना है कि वो लोग हैं जो बहुत बहुत आहत हैं इस बात से कि आप सरकार में आ गए हैं, तो आपका ये कहना है कि ये राजनीतिक अटैक है, और अगर ऐसा है तो उनके पास ग्रेनेड कहां से आए? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा जो ऑर्गेनाइज क्राइम की समस्या है उसके खिलाफ एंटी गैंगस्टर टास्क बनाई, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। देहरादून से लेकर पंजाब के अलग अलग पार्ट्स में पिछले दिनों में जो क्रिमिनल हैं वो पकड़े जाना, और जो मैं माफिया की बात कर रहा हूं, मैं ये एक नेक्सस का काम रहता है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते मैं इनको पॉलिटिकल शेल्टर पिछले सालों में ना रहा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो ये नेक्सस के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हुई है पिछले 50 दिन में, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की इंटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कुछ एंटी पंजाब, इससे पहले कि कोई जांच हो, कांग साहब, आपका राजनीति इसमें ले आना और ये कहना कि हो सकता है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो पहले की सरकारों द्वारा, मुझे लगता है कि इतना संवेदनशील मुद्दा जिसमें आप सोचिए वो शेल दाग दिया उन्होंने सीधा, मैंने क्या कहा, ग्रेनेड दाग दिया उन्होंने सीधा। संकेत जी, आपको लगता है राजनीति इससे थोड़ी सी अगर परे हो जाए कुछ समय के लिए तो ज्यादा बेहतर है? मैं क्या कह रहा हूं, ऑर्गेनाइज जो क्राइम रहा है पिछले सालों में और जो ड्रग का पूरा एक कारोबार रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई नेक्सस तो काम करता है ना। मैं कोई राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिस तरीके से मान साहब की सरकार ने इनके खिलाफ एक जोरदार मुहिम शुरू की है, इनको इस नेक्सस के खिलाफ, उसको लेकर कहीं ना इकरम संधू जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जी इकरम संधू जी, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अब ये जो कह रहे हैं आप खुद ही सोच लीजिए कि कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कुछ इन्हें पता नहीं कि हो क्या रहा है, बस सिर्फ एक जैसे कहते हैं ना इन्यूएंडो शुरू कर दिया है कि जी हमने क्योंकि इतने लोगों को अंदर कर दिया, हमने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया, तो इसलिए अब दुनिया हमसे इतनी हताहत हो गई है जो उनसे एंटी सोशल लोग हैं कि उन्होंने जी ये सारे स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। करनाल में आप देखिए कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन पकड़े गए। अब वो अगर लॉजिकली आप बात कीजिए तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बॉर्डर से आए होंगे, देख सारा पंजाब क्रॉस करके वो चले गए, और करनाल में बस एक वैसे ही नाका लगा हुआ था जहां वो पकड़ा गया, अदरवाइज वो आरडीएक्स, वो जो सा प्लास्टिक एक्सप्लोसिव्स थे वो आपके दिल्ली पहुंच जाते। कल इंटेलिजेंस ऑफिस पे अटैक हुआ है, 3 घंटे तक ये था कि जी टेररिस्ट अटैक नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, शायद कुछ हमारा खुद ही असला बारूद वहां फट गया। उसके बाद लेट एट नाइट इसकी कंफर्मेशन आई कि हाँ किसी ने अटैक किया। सो मैं नहीं ये मानता कि पंजाब पुलिस जो कि इतनी कॉम्पिटेंट है और जिसने 90s के अंदर टेररिज्म खत्म कर दिया है स्टेट से, वो इतनी इनकॉम्पिटेंट हो गई है कि उसे कुछ पता ही नहीं कि उसकी टेरिटरी में क्या हो रहा है। और वो इनकॉम्पिटेंट क्यों हुई है? क्योंकि जी वो गैंगस्टर्स को पकड़ रही है, इसलिए उसे अब ये नहीं पता लग रहा कि टेररिज्म में क्या हो रहा है। सो हम इसे बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं करना चाहते। ये देखिए आपकी नई नई सरकार है, हम आपको कोई जैसे कहते हैं चॉपिंग ब्लॉक पे इसके लिए नहीं डाल रहे, बट ये चीजें ऐसे छोटे जी डीजीपी शशिकांत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं इससे पहले कि मैं बाकी 2 प्रवक्ताओं के पास जाऊं। डीजीपी शशिकांत जी, देखिए एक चीज करते हुए दूसरी चीज कॉम्प्रोमाइज कर गई पुलिस और तमाम बातें हो रही हैं। देखिए सीधी सी बात है, पंजाब की जो पुलिस है उसको और भी ज्यादा चुस्त और दुरुस्त होना होगा। सभी राज्य की पुलिस को होना चाहिए, लेकिन पंजाब को खास तौर से, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है ये स्टेट। ऐसे में आपको लगता है कि इसको बहुत भारी चूक मानना चाहिए अगर इंटेलिजेंस के दफ्तर पे ही एक अटैक हो जाए और उसकी इंटेलिजेंस ना हो?
निस्संदेह चूक तो है, बहुत बड़ी है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इंडिकेशंस जो थे वो काफी समय से आ रहे थे, जिसको कि जो भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश की हो, सेंटर की हो, बेसिकली मैं कहूंगा भारत का पूरा खुफिया तंत्र और भारत का पूरा पुलिस तंत्र। देखिए, शुरुआत होती है फार्मर एजिटेशन से। ऑल ऑफ ए सडन कुछ लोगों ने वहां पे खालिस्तान पोस्टर लगा लिए, उसके बाद जो रेड फोर्ट में हुआ, उसके बाद आते हुए अलग अलग जगहों पे जो एक्सप्लोजिव्स आ रहे हैं, ड्रोन के राही, ड्रोन के मार्फत उनमें इंक्रीज हुई। काफी जगहों पे एक्सप्लोजिव पकड़ा गया, टिफिन बॉम्ब्स पकड़े गए। उसके बाद पटियाला में जो क्लैश हुआ है, उसके बाद फिरोजपुर से एक्सप्लोजिव चढ़ता हुआ जो करनाल में पकड़ा गया, जिसको कहते हैं अल्टीमेट डेस्टिनेशन नांदेड़ साहब था या फिर तेलंगाना था, ओके, व्हेरेवर इट इज। इससे साफ जाहिर है कि ये जो, और ऑफ कोर्स जो यहाँ पे हुआ है आपके हिमाचल में, साफ जाहिर है कि ये सारा एक प्लानिंग है ऐसी हरकतों की। मैं तो मोटे तौर पर कहूंगा एंटी नेशनल, और कुछ नहीं करूंगा, जिनको प्रोटेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्राप्त है। आता है पाकिस्तान का आईएसआई, पर उनके जो गुर्गे हैं वो बैठे हुए हैं अब्रॉड, सेक्शन ऑफ डायस्पोरा, मन्नू और फॉर्मर मिलिटेंट जिनको पाकिस्तान में है, रिंदा का नाम आ रहा है, वो पाकिस्तान में। बेसिकली मैं समझता हूं, मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं, पॉलिटिक्स पे कमेंट्री नहीं करूंगा जी, पर ये सारी बातें जो है, इन सब बातों के तार बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। इसमें जरूरत है, मैं समझता हूं, एनआईए का इन्वेस्टिगेशन पूरी कड़ी पे होना चाहिए, जिसमें कि एनआईए का इन्वेस्टिगेशन भी स्टेट्स को पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा और करना चाहिए, क्योंकि ये कोई प्रदेश का मामला नहीं, हमारे देश की सुरक्षा और अखंडता का मामला है। तो छोटी छोटी चीजें शशिकांत जी, जैसे मैं एक सवाल आपसे पूछूं, जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे तो बीएसएफ का कार्य क्षेत्र का जो दायरा था उसको बढ़ाया गया था, शायद इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए, वॉलेटिलिटी को देखते हुए 50 किलोमीटर तक की रेडियस। उसके बावजूद इस तरीके के ग्रेनेड, अभी तो जाहिर सी बात है अब जांच होगी कि ये ग्रेनेड कहां से आए, ऐसे कैसे हो गया कि ग्रेनेड जैसी चीज लॉन्च कर दी जा रही है, तो ये कहां से आए? और अगर ये क्रॉस बॉर्डर आए हैं तो क्या उतने ही सवाल बीएसएफ से नहीं पूछने चाहिए? सर देखिए, पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर जो है जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कच्छ तक 500 किलोमीटर का है। जब वहां बार्ब्ड वायर लगानी पड़ी थी, कितना समय लगा था बार्ब्ड वायर लगाने में, और वहां पे जो हम ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का अरेंजमेंट कर रहे हैं उसमें कितना समय लगेगा, सोचने वाली बात है, आप समझ सकते हैं। उन सबसे बड़ा मैं दोष देता हूं स्लीपर सेल्स को, जिनको कि आज तक कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई भी पुलिस एजेंसी अनअर्थ नहीं कर सकती। ये हरकतें जो करते हैं सीधे पाकिस्तान से या विदेश से लोग आकर नहीं करते हैं, यहीं से कोई व्यक्ति खड़े हुए जिन्होंने कोशिश की, उनको हम लोग हमारी भाषा में कहते हैं स्लीपर सेल्स। जब तक उनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा, एप्रीहेंड नहीं किया जाएगा। लुधियाना में ब्लास्ट हुआ, किसको पता था? उसके पड़ोसियों को नहीं पता था कौन है व्यक्ति, ही वाज अ स्लीपर सेल। जो बंदे करनाल में पकड़े गए, दे वर स्लीपर सेल, नोबडी न्यू अबाउट देयर आइडेंटिटी। दिस इज व्हाट्स रिक्वायर्ड नाइट नाउ, कि पूरा एक सारा तंत्र इकट्ठा मिलके दे नीड टू एक्सपोज एंड कैच। मैं अब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, मंजीत राय जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जरूरी नहीं हो जाता है कि इंटेलिजेंस जैसी चीजें राजनीति से ऊपर हो जाएं? इंटेलिजेंस ब्यूरो, फिर चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की पुलिस फोर्सेस की हो, तमाम ऐसी खबरें आती हैं कि उनको राजनीतिक काम में लगा दिया जाता है। सबसे पहली बात तो सर्वे कराओ कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत रही है, ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब देखिए शशिकांत जी हंस भी रहे हैं इस बात पर। शशिकांत जी, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? इंटेलिजेंस का काम राजनीति के लिए अगर आप करेंगे। सकेत जी, आज का इश्यू के ऊपर बात करें हम। जैसे आप खुद ही राजनीति कर रहे हैं, कहने शुरू कर दी है कि सरकारों का काम, आईबी ने जो करना है वो इंटेलिजेंस, मेन उनका काम है इनपुट देना, सरकार को देना। अगर हमारी पंजाब सरकार के ऊपर उनके जो इंटेलिजेंस विंग है उसके ऊपर ही, उनके हेडक्वार्टर ऊपर ही हमला हो जाए, तो मैं समझता हूँ जो आपने बात शुरू में कही थी वो ही बड़ी अचंभत है कि जो सरकार जानकारी दे, जो एक विंग जानकारी देने वाला वो उसके ऊपर ही अटैक हो जाता है। तो वो उसको डाइवर्ट करने के लिए मेरे भाई साहब, मेरे परम मित्र करण साहब ने बहुत प्रयास किया कि अगर इनकी इतनी दहशत हो गई है, इतना लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल सरकार ने कर लिया, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। वो ये जगह जगह, चाहे पटियाला कांड हो, चाहे अदर बहुत लोग मारे जा रहे हैं,
लॉ एंड ऑर्डर इशू है पंजाब में इस समय। लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमने अगर जो नशा मेन है आदमी उनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया तो उनको वापस आऊंगा मैं आपके पास, पकड़ना चाहिए, दूंगा मैं। हाँ, उनको पकड़ना चाहिए। ठीक है, परविंदर सिंह सेठी, मैं आपका भी बयान चाहता हूं। आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि ये साक्षात रूप से एक विफलता मानी जानी चाहिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग की एक विफलता, सबसे पहली बात? नहीं देखिए, और मैं फिर से वो बात दोहरा दूं जो शायद मंजीत जी को भी पसंद नहीं आए और किसी भी राजनेता को पसंद नहीं आएगी, जिसकी सरकार होती है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो को आप अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे कि वो मेरे लिए सर्वे कर दे, वो मेरे लिए कुछ पकड़ दे, तो फिर यही होगा। इंटेलिजेंस का जो काम है वो छोड़ के वो ये सब करते हैं। अब बताइए, इलेक्शन सेफोलॉजिस्ट थोड़ी है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये डेफिनेटली आपकी बात सही है, लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं है, ये पूरे देश के, पंजाब का विषय नहीं है, ये पूरे देश की सुरक्षा का मामला है और इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके ये बड़ी चिंता का विषय है हर व्यक्ति के लिए, हर पार्टी के लिए। पर अभी कांग साहब ने बोला ना, कांग साहब का ये कहना है कि इससे पहले जो सरकारें थी, जाहिर सी बात है इन लोगों को इतना बल और शय मिला कि उनको संरक्षण प्राप्त हुआ। आज उनके हौसले बुलंद हैं। दिस इज होपलेस बयान। मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही मैच्योरिटी से इसको डील करने की बात है। मेरी बात पूरी होनी चाहिए, चाहे पटियाला का विषय हो, चाहे अमृतसर का हो, चाहे करनाल का हो, चाहे धर्मशाला का हो, जो इंटेलिजेंस इनपुट आती रही हैं, जो होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स आती रही हैं, उसके बाद इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, इनकी सरकार की इनकॉम्पिटेंसी है और पंजाब सरकार का लॉ एंड जो ऑर्डर है उसका स्टेट सब्जेक्ट है। इनको चाहे अगर ये राजनीति करने के लिए पूरे देश के अंदर राजनीति करने, कहीं नागपुर जाते हैं, कहीं दिल्ली जाते हैं और दिल्ली को पावर्स, एक्स्ट्रा पावर देते हैं। मान साहब को चाहिए कि वो, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पे ड्रोन्स भी आते हैं, यहाँ पे ड्रग्स भी आते हैं, यहाँ पे हथियार भी आते हैं, यहाँ घुसपैठ भी होती है। ये सीरियस इशू है। आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, हम सब आपके साथ हैं। पंजाब के लिए, देश के लिए हम कोई राजनीति करना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि आप इस मैटर को, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है, सीएम अपनी सिक्योरिटीज को, अपनी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को टाइट करेंगे और उनका डे टू डे उसके ऊपर जो रिपोर्ट लेंगे तो डेफिनेटली वो जो संस्थाएं हैं वो रिजल्ट आपको डिलीवर करेंगी। इसके ऊपर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये हमारे हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है। कांग साहब, आपका जवाब। कांग साहब, आरोप आप पर लग रहा है कि इतने संवेदनशील मामले पर आप हल्की बयानबाजी ना करें। नहीं संकेत जी, एक बात मैं पहले बताऊं, मंजीत राय जी कह रहे थे पटियाले वाले का। देखिए, पटियाला में हमने खुल के कहा था कि पटियाला पॉलिटिकल मोटिवेटेड लड़ाई थी दो पॉलिटिकल पार्टियों की, और उसमें बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो इसलिए उससे आप इसको ना मिलाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब का भाईचारा, अमन शांति हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए प्रायोरिटी है और पंजाबियों के लिए बड़ी प्रायोरिटी है। ये बहुत बार कोशिश हुई है, पठानकोट एयरबेस पे भी एक बार अटैक हुआ था। हमारा बॉर्डर स्टेट है और आपने खुद ही जिक्र किया बीएसएफ का भी दायरा बढ़ा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसके मैंने जो कारण आपको बताए हैं कि सूबे में भी सरकार ने जिस तरीके से सख्ती की है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आउट ऑफ कंट्री ताकतें बैठी हैं, वो अगर देश में या प्रदेश में कोई अंजाम देती है किसी घटना को, उसके पीछे तो यहाँ के लोग भी कुछ ना कुछ तो मिले होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इस सारे नेक्सस को जिस तरीके से मान साहब ने हैंडल करने की कोशिश की है पिछले 50 दिन में, उसमें सख्ती भी पूरी की गई है और किसी भी तरीके से पंजाब की शांति और भाईचारे में कोई आग लगाने की कोशिश नहीं करेगा। और हमने पटियाला वाले इंसिडेंट को भी बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया था और इमीडिएटली सभी लोग गिरफ्तार किए थे। इसमें भी आज शाम तक कोई ना कोई आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इसकी पूरी इनपुट भी आपके सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल। शशिकांत जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं, राजनीति से परे हटके आप मानते हैं कि ये एक आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि जब भी कहीं भी कोई भी सरकार आती है, बदलाव के नाम पर आती है, तो सबसे पहला उपयोग / दुरुपयोग पुलिस और तंत्र और बल का होता है, और खास तौर से इंटेलिजेंस। Well, sir, Sanket ji, no comments to that.
ठीक है, चलिए शशिकांत जी, लेकिन अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, एक सेकंड, इससे पहले कि मैं बाकियों पे आऊं, शशिकांत जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये एनआईए और राज्य सरकार की जो पुलिस है उसके बीच में एक समन्वय बन जाए, एक तारतम्य बैठ जाए, ये होना कितना जरूरी है? क्योंकि देखिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। देखिए तारतम्य जो कोऑर्डिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स अटेंड की, मेरा करियर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स का रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली ये होता है सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स में कोऑर्डिनेशन कम होता है, इनकोऑर्डिनेशन ज्यादा होता है। बेसिक कोशिश होती है कि इसकी जो वाहवाही है वो लेगा या मैं लेगा। ये जो वन अपमैनशिप है ये कोऑर्डिनेशन की स्पिरिट जो है उसको पूरा खत्म कर देती है, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहले भी होती आई है, भगवान ना करे पर मुझे लगता है अब भी होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं एनआईए सेंट्रल एजेंसी को पूरा उसमें पावर देनी चाहिए कि हर एक को अपने नीचे रखते हुए यूज करो, इंफॉर्मेशन लड़ो एंड सॉर्ट आउट द मैटर। जी इकरम संधू, आपको लगता है कि एक केंद्रीय एजेंसी जैसे कि एनआईए बिना राजनीति के ये मामला इन्वेस्टिगेट होना चाहिए? क्योंकि ये सिर्फ पंजाब और कुछ पार्टीज के मतलब का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इसको आप आतंकवादी संगठन या आतंकवादी घटना से परे हट करके नहीं देख सकते। बिल्कुल संकेत जी, अब मैं आपके श्रोताओं को एक चीज उनके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहले अभी हाल फरवरी में इलेक्शनें हुई हैं पंजाब के अंदर, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसे हम थोड़ा सा कह सकते हैं, ओपनली रेडिकलाइज्ड है और रेडिकल एलिमेंट्स को वो सिंपैथेटिक है, दैट इज एसएडी अमृतसर। मैं आपके श्रोताओं को यह बताना चाहता हूं कि 81 सीट्स पे एसएडी अमृतसर खड़ी हुई थी, उनको 0.1% से कम की वोट मिली है। दैट मींस 1000 में एक आदमी भी उन्हें सपोर्ट नहीं करता। सो दैट शोज के पब्लिक जोन सी है पंजाब की, कोई सिम्पथी नहीं है उसकी विद टेररिज्म। वो जो सी पंजाब की जनता है वो बिल्कुल नेशनलिस्ट है और वो इंडिया के साथ है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। द सेंट्रल गवर्नमेंट और जो करंट स्टेट गवर्नमेंट है, इनके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि ये तो एक आधे 4-5 रॉटन एप्पल्स हैं, इसके लिए अब पॉलिटिकल विल चाहिए। अब एनआईए जोन सी है, बीएसएफ जोन सी है, जिसको आपने 50 किलोमीटर का दायरा दे दिया, जिसके अंदर नियरली पंजाब का आप अगर गिने तो मोर देन 45% एरिया आ जाता है। और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि देखो पॉलिटिक्स हर कोई खेलता है, हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन हर कोई जीतना चाहता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री। सो भगवंत मान जी, आपके लिए मेरी हाथ जोड़ के आपसे एक निम्र निवेदन है कि प्लीज गुजरात जाना, हिमाचल जाना, दिल्ली जाके क्लासरूम्स में बैठना और फोटो ऑप करना प्लीज छोड़ दीजिए। एक बार पहले हैंडल लीजिए, आप एक नए सीएम है, आप एक हैंडल लीजिए ऑन द सिचुएशन इन पंजाब। साहब, आपको लगता है कि अभी पीआर का वक्त नहीं है, अभी सीएम बनने का वक्त है? नहीं, बहुत अच्छे तरीके से मान साहब की सरकार हैंडल कर रही है सिचुएशन को और गवर्नेंस भी दे रही है। नहीं, ये तो आपने खुद को सर्टिफिकेट दे दिया, कहां हैंडल कर रही है? ये कहना कर रही होती तो ये अटैक थोड़ी होता। लेकिन ये कांग्रेस के लीडरों की तरह पाकिस्तानी फ्रेंड नहीं रखते हम पंजाब में, जिस तरीके से कांग्रेस के मुख्यमंत्री रखते थे। हमारी इस तरह की दोस्ती नहीं है। हम लोग तो पूरा गवर्नेंस पे भी ध्यान दे रहे हैं, और जो लोग भी इस तरीके से पंजाब के माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे वो सख्ती से मान साहब की सरकार निपटेगी, और निपट भी रही है। बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा कोई भी। लॉ एंड ऑर्डर पे किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तानी पंजाब में को रखना, जो एक बहुत ही खतरनाक बात अब जो सामने आ रही है का कल्चर रहा वो ये है कि जो खालिस्तानी झंडे दिखे या जो पकड़े गए उनके कहीं तार ना जुड़े हों इससे, उसकी भी जांच चल रही है। अगर तार जुड़े होंगे, जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, तो ये बड़ी खतरनाक रास्ते की तरफ इशारा दे रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और मोहाली धमाके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जो मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, मैं डीजीपी ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ इंटैलीजेंस ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ मीटिंग ਲਈ है और सारा डिटेल ਜਿਹੜੀ है वो निकल रही है और गिरफ्तारियां कुछ हो भी गई, कुछ हो जाएंगियां तो जड़ां तक पहुंच जाएंगे
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। तो इंटैलीजेंसी ਦੇ ਅਫਸਰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है। बग्गा ने बयान दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। आज देश के न्यायालय ने दर्शा दिया कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को कानून से ऊपर नहीं समझना चाहिए। जो पंजाब पुलिस जिसने अपनी वीरता से आतंकवाद को परास्त किया, उस पंजाब पुलिस के ऊपर अगर किसी ने डिफेम करने का काम किया है तो उसके लिए अकेला व्यक्ति कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल को आज फिर चुनौती देता हूं, आप एक नहीं 100 फर्जी एफआईआर कीजिए, हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा अब नहीं रहे हैं। गायक अनूप जलोटा ने इसे संगीत जगत के लिए बड़ा नुकसान बताया है। पंडित शिव कुमार शर्मा जी का जाना संगीत जगत के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। ऐसे लोग बार बार पृथ्वी पर नहीं आते हैं। संतूर जो पहले फोक म्यूजिक में बजाया जाता था जम्मू कश्मीर में, और उसको एक अंतरराष्ट्रीय क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बना देना, ये कितनी बड़ी बात है। पंडित शिव कुमार शर्मा जी जैसे कलाकार थे वैसे इंसान थे। जितना खूबसूरत उनका इंस्ट्रूमेंट, वो भी उतने खूबसूरत।